हमारा नॉलेज है उसको हमें प्रेजेंट करना है। कहाँ करना है? हमारे सामने हमसे ज़्यादा नॉलेज के, ज़्यादा अनुभव एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ये साबित करना है, प्रूव करना है कि हाँ, हम इस पोस्ट के लिए काबिल हैं, हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और अगर हमें ये चांस मिलता है, हमें ये मौका मिलता है, इस पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, तो हम बखूबी बहुत अच्छा सा करके दिखाएंगे। अगर आपका इंटरव्यू है या आपके किसी दोस्त या जानकार का है, ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ये वीडियो पूरा मेरे खुद के एक्सपीरियंस से लेके, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सक्सेस होने के बाद जो बताते हैं वो, प्लस NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते, जो माइंड का जो साइंस है उन चीज़ों को सम्मिलित करते हुए। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे इंटरव्यू के कुछ ऐसे पहलुओं को लेके। अगर वो पहलू आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, अगर ध्यान नहीं है तो आपको ध्यान आ जाएंगे, और अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी हेल्प होगी, आपकी मदद होगी। जी हाँ, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नॉलेज है उसको प्रेजेंट करना है, यानी कि उसको डिजायरेबल वे में प्रेजेंट करना है। यहाँ नॉलेज का मतलब क्या? नॉलेज का मतलब है कि आपके पास नॉलेज है, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि आपने इंटरव्यू के लिए आपने नेट पास किया है, आपने सेट पास किया है, आपने गेट पास किया है, JRF आपने किया है, रिटन टेस्ट हुआ था उसको आपने पास किया है। तो मतलब इतने सारे एग्जाम आप पास कर चुके, इसका मतलब आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। और बड़ी बात कि आपके साथ जो दूसरे लोग जो इंटरव्यू में बैठे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, नॉलेज उनको भी और आपको भी करीब करीब बराबर सा ही है, करीब करीब बराबर सा ही है। और ये मान लें कि बराबर है तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो पैनल में ये सवाल ही नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं, नॉलेज है, यानी कि आपके माइंड में कंटेंट तो है, मगर लीड वो लेगा जिसने अपने कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर दिया। एक उदाहरण से समझते हैं। आपको सेब लेके आनी है, एप्पल लेके आनी है। दो दुकानें हैं आमने सामने। एक दुकान पे आपने देखा ऊपर ही ऊपर खराब सी एप्पल हैं, है ना, दागी एप्पल हैं, और दूसरे दुकान वाले ने ऊपर बहुत अच्छी एप्पल को रख रखा है, दोनों के भाव एक ही हैं। तो आप बताइए, आप कौन सी दुकान वाले से एप्पल लेंगे? आपका आंसर होगा कि सर जो अच्छा दिख रहा है, जो अच्छा है वही लेंगे, क्योंकि अंदर का तो ना उसका पता ना उसका पता। हमारे पास पैरामीटर एक ही है कि जो हमें एप्पल अच्छी दिख रही है उसी को हम लेंगे। ऐसा हमारे रियल लाइफ में होता है, ऐसा वहाँ पर भी हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कंटेंट हमारे पास है, उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। और यकीन मानिए कि बहुत सारे बच्चे इस काम में माहिर होते हैं, वो आप भी हो सकते हैं। तो वहाँ अच्छी बात है, माहिर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेरी अगेन शुभकामनाएं। मगर कहीं कुछ कमी रह रही है, आपको लग रहा है कि कहीं कुछ कमी रह रही है। मैकेनिज्म क्या है कि भाई जो हमारा जो माइंड है, ये जो हमारा माइंड है, इससे डेटा निकले, यानी कि क्या होगा वहाँ पे हम जाएंगे और हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम आंसर देंगे। हमें कहा जाएगा कि आप ब्लैक बोर्ड पे जाइए और एक टॉपिक को टीच करिए। हम जाएंगे ब्लैक बोर्ड, हम टीचिंग करेंगे। यही तो होने वाला है, बिल्कुल यही होने वाला है। तो हमारे माइंड में क्या है? डेटा पड़े, यानी कि कंटेंट जो है, आपका सब्जेक्ट है, चाहे बॉटनी है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका चीज़ें तो आपके माइंड में सेव हैं, उसकी कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्लस इसके साथ एक चीज़ और सेव है, हमारी कुछ आदतें सेव हैं यहाँ पे, हमारी कुछ हैबिट्स भी सेव हैं, आदतें, यानी कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता, और वही सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनता है। अब इंटरव्यू में क्या होगा कि जो हमारे माइंड के अंदर डेटा हैं और हैबिट हैं वो बाहर आएंगी, वो रिलीज होंगी उस बोर्ड के सामने, यानी कि जो पैनल है, जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनके सामने हम आंसर के रूप में, हम टीचिंग के रूप में वो चीज़ें रिलीज करेंगे। जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रेजेंटेशन में मोटे तौर पे 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे वर्ड शब्द, हमारे सेंटेंस,
हम शब्दों को किस प्रकार से बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो शब्द है, जो प्लांट का नाम है, जो कोई विषय का नाम है, कोई इवेंट है, उसको हम बोल कैसे रहे हैं। और कई बार तो कि हम उसको बोलते ही नहीं, खा जाते हैं और हम आगे चले जाते हैं। तो एक शब्द और सेंटेंस पे ध्यान देना होता है। दूसरा होता है कि बॉडी मूवमेंट, यानी कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से। इस चीज़ को समझने के लिए आप याद करो, जो आपके जो बेस्ट टीचर थे, वो हो सकता है स्कूल में रहे हों या आपके कॉलेज में रहे हों या यूनिवर्सिटी में रहे हो, आपके जो बेस्ट टीचर है ना, उनको याद करो। वो किस तरह से आपको पढ़ाते थे, किस तरह से उनके हाथों के मूवमेंट होते थे, किस तरह से उनके बॉडी के मूवमेंट होते थे, इसीलिए तो आपको अच्छे लगते थे। ठीक है, तो उनको याद करिए कि वो कैसे पढ़ाते थे और उससे मैं क्या अंतर कर रहा हूं या अंतर कर रही हूं। तो ये बॉडी मूवमेंट, ये अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि राइटिंग पैटर्न, यानी कि मैं लिख रहा हूं वो कैसे लिख रहा हूं, सामने वाले के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा। ये 3 पार्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ और चीजें भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं वर्ड्स और सेंटेंसेस। वर्ड और सेंटेंस। कुछ बच्चे आंसर देते वक्त शब्द खा जाते हैं। शब्द खा जाते हैं मतलब जो पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो बोलते ही नहीं, यानी कि वो बाहर नहीं निकल के आता और उनको लगता है कि हमने आंसर सही दे दिया। ये कुछ ही बच्चों के साथ होता है। और अगर आप भी चेक करिएगा आपके साथ है तो मैं यहाँ अंत में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। कुछ बच्चे सेंटेंस खा जाते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, जो आप आंसर दे रहे हो, इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, वो बच्चे ने बोला ही नहीं। और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक सेंटेंस की बजाय 2 बोल दिए, 3 बोल दिए। लैप्स कर जाते हैं या फिर शब्द को इस तरह से बोलते हैं, डिस्टोर्ट कर देते हैं कि वो जो शब्द बोल रहे हैं वो किसी और शब्द से मैच कर जाता है और जो सामने बैठे व्यक्ति हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आप क्या बताना चाह रहे हो, आप बताना क्या चाह रहे हो। ये बड़ी प्रॉब्लम आती कुछ बच्चों में, सब में नहीं होती, कुछ ही बच्चों में, 1-2% बच्चों में ऐसा देखा गया है। अगला इश्यू आता है बॉडी और बॉडी पार्ट मूवमेंट। अब मान लो कि कोई टीचर एकदम से यूं खड़ा हो जाए आपके सामने, चलो बच्चों पढ़िए, आपको कैसा लगेगा। और कोई टीचर एकदम एक्टिवली मूवमेंट के साथ इमेजिन करवाते हुए पढ़ाए तो आपको कैसा लगेगा। आपका जवाब आपके पास है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अच्छी वाली चीजें तो जानते हैं, मगर कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया कि कुछ बच्चे हाथों के अनवांटेड मूवमेंट करते हैं या जहां पे मूवमेंट होना चाहिए वहां नहीं करते, जहां पे हाथों को यूज में लेना है वहां लेंगे नहीं या फिर अनवांटेड ले लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिनके बारे में आपको लग रहा था कि यार इसका तो सिलेक्शन होना ही है, इतने सारे हैं, इतने मेरिट है, इतनी परसेंटेज है, सब कुछ है, फिर नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं कारण हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, हाथों के मूवमेंट्स को प्रॉपर वे में काम में नहीं लिया जाए या अनवांटेड हाथ हो जाए, लेग्स के मूवमेंट हो, पैर हमारे किस तरह से चलते। आप देखिएगा कुछ लोग कुर्सी पे बैठे बैठे अपने पैरों को हिलाते रहते। जरूरी नहीं है कि सामने बैठे एक्सपर्ट को अच्छा लगे, उनको बुरा भी लग सकता है, हो सकता है ध्यान भी ना दे मगर बुरा भी लग सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, लेग्स का मूवमेंट। फिंगर, अंगुलियों को कुछ बच्चे हैं ना यूं करते रहते हैं, हाँ आंसर बता रहे हैं यूं कर रहे हैं, यूं कुछ यूं कर रहे हैं, यूं, ऐसा फिंगर का मूवमेंट। और कई बार नेल्स का यूं, यानी कि ये एक पर्टिकुलर नहीं है, यानी कि ये डिपेंड करता है किस में क्या पैटर्न है, मगर ऐसा देखा गया कुछ बच्चों में, सब में नहीं, कुछ बच्चों में देखा गया। कुछ बच्चे चौक के साथ या पेन के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाएंगे, वो भी ध्यान रखना है कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं। ये दूसरे प्रकार की दिक्कत आती है। कुछ बच्चों में क्या होता है कि भाई राइटिंग और जो बोर्ड का यूज करने का जो तरीका है वो प्रॉपर नहीं होता। जैसे वो राइटिंग लिख रहे हैं, अनवांटेड शब्द लिख देंगे,
भाई हमें डायरेक्ट आंसर पे आना है, डायरेक्ट आंसर पे आना है। जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर से शुरुआत करिए। हम इधर उधर की बातों को ब्लैक बोर्ड पे ना लिखें, एग्जैक्ट स्पेसिफिक रहें। क्या करेंगे, अनवांटेड या फिर इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस यानी कि लाइन यहां से चली यूं चली जा रही है, या फिर यूं जा रही है, या फिर यूं, ऐसा नहीं। आपको पता है कि ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, जितनी हो कोशिश करिएगा लाइन स्ट्रेट। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों का जो फॉन्ट साइज है वो बहुत ही इम्बैलेंस होता है। एक शब्द लिखेंगे पूरा बोर्ड कवर कर देंगे, या फिर एक शब्द लिखेंगे एकदम से ऊपर से जाके साइड में कोने से जो दिखाई भी नहीं दे। ये इंपॉर्टेंट मैटर। एक जो लिखने का जो एंगल है, कैसे घुमा के लिख रहे हैं, तिरछा लिख रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। उस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। फिर ये 3 पॉइंट यहाँ पे वो हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। अगर इसके अलावा भी 2 पॉइंट और हैं तो मैंने सोचा इसी में इंक्लूड कर दूं। 2 पॉइंट और कौन से हैं? 2 पॉइंट हैं। एक देखा गया स्वेटिंग और स्टैमरिंग और लिप्सिंग, यानी कि कई बार कुछ बच्चों के साथ होता है कि वो पसीने पसीने हो जाते हैं, बच्चे पसीने पसीने हो जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। हमें जो हमारा वहाँ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें रहना है। बेसिकली ये पसीने पसीने हमारे जो टेंशन या एक स्ट्रेस या कुछ कह लो, उससे ये जनरेट होते हैं। बाहरी वातावरण से इसका ज़्यादा संबंध नहीं होता, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है। कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत देखी गई कि वो स्टैमर करने लगे, यानी कि हकलाने लग जाएंगे। शब्द बोलेंगे हकला देंगे, आंसर बोलेंगे हकला देंगे, सेंटेंस बोलेंगे हकला देंगे। ये स्टेमर की प्रॉब्लम भी कुछ बच्चों में देखी गई है। और कुछ बच्चों में क्या देखा गया है, लिपसिंग साउंड, यानी कि वो बोल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, बाकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। आंसर दे रहे हैं, इतना धीरे दे रहे हैं कि आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। ये भी एक प्रॉब्लम देखी गई है कुछ बच्चों के साथ। अगर ये है तो ये सीरियस है, इसको और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसको रिकवर करने में थोड़ा समय लगता है ना। अगर आपका अभी कल परसों ही है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगली एक प्रॉब्लम और है, वियरिंग्स। ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली एक सिचुएशन है। ये मेनली उन बच्चों के साथ देखी गई है जिनके सर्कल में या फैमिली बैकग्राउंड में इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ जहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उन बच्चों के सामने ये सिचुएशन बनती है, मगर इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और कि भाई हमारे ड्रेसअप कैसा हो, हमारे फुटवियर कैसे हों। और कुछ लोग मानते हैं कि भाई हाई रिच होना चाहिए, और कुछ लोग मानते हैं कि पुअर होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाई ना तो हाई रिच हो, ना बहुत टूटा फूटा हो, एक नॉर्मल जो है। अब सवाल है कि नॉर्मल का क्या मतलब है सर? नॉर्मल का मतलब जो आपके जो अच्छे वाले जो टीचर थे ना, जो आपको अच्छे लगते थे, आपके सर, आपके मैडम, जो आपको, जिनको आप गुरु मानते थे कि यार ये परफेक्ट हैं, बस उनको याद करो कि उनका पहनावा कैसा था, वो कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते थे, बस उनकी कॉपी करनी है अपने को। बहुत ज़्यादा दिमाग में उलझने की ज़रूरत नहीं है। 5 सिचुएशन हैं जो कुछ बच्चों के साथ होती हैं। हो सकता है आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास हैं तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में क्या, पहला स्टेप कि आपको नोट करना है कि भाई मेरे साथ क्या क्या इशू है, जो अब ने अभी बात की, इनमें से क्या क्या इशू है। कई बार तो बच्चों को क्या पता होता है कि सब ये मेरे साथ इशू है, मेरे साथ इशू है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल वाइवा में से बच्चे निकल के जाते हैं तो उनको पता रहता है। कई बार बच्चों को पता नहीं होता। तो मैं पहले ले रहा हूं कि आपको पता नहीं है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो क्या करें? बिल्कुल पता नहीं है तो आप क्या करें कि आपके जो अच्छे जो सीनियर हैं उनके साथ आप एक इंटरव्यू की रिहर्सल कीजिए, वो आपको बता देंगे। या फिर आप ऐसा नहीं तो एक अपना एक छोटा सा बोर्ड मानते हुए आप सवाल जवाब करें, प्रैक्टिस करें, खुद का एक वीडियो बनाएं। और जब आप खुद का वीडियो बना के उसको ध्यान से देखिए कि भाई हमसे क्या क्या गलती हो रही है, क्या क्या गलती हो रही है।
तो वहाँ से आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ये तरीका। तो मान लो कि पता चला कि साहब मिस्टेक है, कोई एक एरर आ रही है, मिस्टेक आ रही है, तो पहला काम है कि इसको एक्सेप्ट करना, इनकार नहीं करना है। अगर मेरे से कोई वर्ड छूट रहा है, मेरे स्टेमर है, मैं हकला रहा हूँ, या मेरी राइटिंग तिरछी जा रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको पहला काम है स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम मुझ में है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, ठीक। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम इस पे एक्शन की तैयारी करेंगे, यानी कि इसको ठीक करेंगे अपन, क्योंकि टाइम है हमारे पास। एक्शन की तैयारी करेंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये पहला स्टेप है। अब जो सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्शन लेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समस्या के लिए हम किसी से कंसल्ट करेंगे। अब कंसल्ट किससे करना है? आपके पास अगर काउंसलर है तो बहुत अच्छी बात है, आप काउंसलर से कंसल्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। मान लो काउंसलर नहीं है, तो आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, नाना नानी, वो लोग, वो बहुत बड़े काउंसलर होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया बहुत देखी होती है, उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आप उनसे बातें करिए, उनको अपनी दिक्कत बताइए कि दादा मेरे ये प्रॉब्लम है, नाना मेरी ये प्रॉब्लम है, नानी मेरी ये प्रॉब्लम है, दादी मेरी ये प्रॉब्लम है, उनको आप बताइए, और खुल के बताइए। आप खुल के मतलब लगातार 1-1.5-2 घंटे उनसे बातें करिए, और वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे। और उनके गजब के सॉल्यूशन होते हैं, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन होते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर मान लो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, क्योंकि सब बच्चे इतने खुश नसीब नहीं होते कि जिनके दादा दादी और नाना नानी भी हों, तो क्या करें? आप देखिए आपके आसपास 4-5 लोग ऐसे हैं जिनका अभी पिछले 4-5 सालों में सिलेक्शन हुआ है, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में, आपके रिश्तेदारी में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके हॉस्टल में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में। ऐसे लोग हैं, उन लोगों से मिलिए आप, और उन लोगों को बताइए कि भाई मेरा ऐसा इंटरव्यू होने वाला है, और पहले तो बताइए कि मैं क्या करूं। पहले तो उनसे पूरा मैकेनिज्म पूछिए, वो बताएंगे आपको, बड़े अच्छे से बताएंगे। क्योंकि हमारे सर कहा करते थे कि जब पेड़ पे फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है, वैसे ही जब इंसान को सफलता मिलती है तो इंसान विनम्र हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। जब वो बता दें फिर उनसे पूछिए कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, शब्द खा जाता हूँ, मैं सेंटेंस खा जाता हूँ, मेरे साथ हैंड मूवमेंट राइट वे में नहीं है, मेरे लेग मूवमेंट का इशू। ये सारी चीज़ें जो भी आपका है उसको उनको आप बताइएगा, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर क्या करना है? तीसरे स्टेप में उनको फॉलो करना है, यानी कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा करना है, तभी तो रिजल्ट आएंगे। वैसा करना है, प्लस एक काम और करना है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि वो चेंजेस मेरे में आने शुरू हो गए, तो क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो गए और कितना % की स्पीड से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो माइंड का जो साइंस है, इसका एक नियम है, NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि माइंड का साइंस का एक नियम है। नियम वो है कि जैसे ही मेरे माइंड को पता चलती है कोई चीज़, वो मेरा माइंड है वो बॉडी को आदेश देता है, ऑर्डर देता है, और वो बॉडी में बदलाव तुरंत प्रभाव से शुरू कर देता है। तुरंत प्रभाव से बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो उन बदलावों को नोट करिएगा कि कितना कितना बदलाव हो रहा है, और 3-4 दिन में काफ़ी बदलाव आपको मिल जाते हैं। ऐसा शुरुआत में बताया, इसको मैं रिपीट करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब पता है ना कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ हैं, ये प्रॉब्लम, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं साहब मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता, ऐसे उनके आप वीडियो बनाइए, अपना फ़ोन का वीडियो बनाइए और खुद देखिए पहले। डियर स्टूडेंट, खुद से बड़ा कोई चेंज मेकर नहीं होता। यानी कि मुझ में अगर कमी है, मुझे लाख लोग कहेंगे, कभी हंस के टाल दूंगा, कभी मानूंगा नहीं, कभी गुस्सा भी कर लूँगा, मगर मैं जब खुद को कहूँगा तो ना तो मैं गुस्सा करूँगा, ना मैं टालूँगा, ना मैं, जैसे ही मैं यानी कि मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मेरे अंदर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी इश्यू है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आपका स्वागत करता हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझ तक भिजवा दीजिए किसी भी रूप में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा।
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।